एक आम कंज्यूमर कोई अगर देखेगा कि मतलब कि पेट्रोल और डीजल बहुत कॉस्टली हो रहा है, तो वो कोशिश करेगा कि मतलब उसको हटाकर ग्रीन एनर्जी की तरफ वो शिफ्ट हो सके। तो ये देखिए बहुत ही सीधा सॉल्यूशन है, पर इसका कुछ प्रॉब्लम देखिए ये हो सकता है। अगर ये पेट्रोल डीजल के ऊपर से सब्सिडी को पूरी तरह से एक झटके में हटाकर पूरी तरह से अगर ग्रीन एनर्जी की तरफ दे दिया जाए, तो सबसे बड़ी जो इशू आएगी वो है अनएम्प्लॉयमेंट की इशू। मैं हूं मनी कंट्रोल से राकेश रंजन। हमारे साथ मौजूद है आविक सिन्हा। सिन्हा जी को एनर्जी और इन्वायरमेंट के मामलों को का बहुत व्यापक अनुभव है। सिन्हा जी आईएम इंदौर के फेलो हैं। अभी वह गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। सिन्हा जी नमस्कार। नमस्कार राकेश जी। सिन्हा जी, बजट में इस बार उम्मीद की जा रही है कि ग्रीन एनर्जी को लेकर कई सारे ऐलान होने वाले हैं। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की क्यों जरूरत है और बजट में किस तरह के ऐलान होने की उम्मीद है, आप इस बारे में हमें बताएं। ओके। हाँ, जैसे देखिए, अगर देखेंगे कि पूरे दुनिया में क्लाइमेट चेंज का इशू एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है। और ये क्लाइमेट चेंज का जो समस्या है, ये मेनली आपका आता है फॉसिल फ्यूल या पेट्रोल डीजल, इस तरह के ऑयल्स को यूज करने के लिए। तो देखिए, अभी अगर धीरे धीरे ये क्लाइमेट चेंज वाले इशू को माने और ये समस्या को अगर अगर समाधान करना है, तो ये देखना होगा कि मतलब ये जो पेट्रोल डीजल इस तरह के जो फ्यूल्स है, इसको किस तरह की चीजों से रिप्लेस किया जा सके। तो उसके लिए आता है ये ग्रीन एनर्जी का सवाल। और प्रॉब्लम अभी ये है कि 2014 में इंडिया में जब डीजल रिफॉर्म हुआ था, तो उसके बाद से ये सारे फॉसिल फ्यूल के ऊपर सब्सिडी कम से कम 5 गुना घट गया था। और वो 2018 तक वो बहुत तेजी से वो सब्सिडीज घट रहा था। पर 2018 से 2021 तक वो सब्सिडीज फिर से बढ़ने लग गया। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो अगर देखिए, अगर ये ग्रीन एनर्जी को अगर प्रमोट करना है, तो सबसे पहले तो ये फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो सब्सिडीज है उसको धीरे धीरे नीचे लाना होगा, और वो सब्सिडीज को धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी की तरफ भेजना होगा। अगर हम लोग सब्सिडी के बारे में बात करते हैं, तो ये चीज सबसे पहले करना होगा। और देखिए तो, अभी अगर, हाँ हाँ प्लीज तो बोलिए। क्या आप उसका ये मतलब है कि अगर ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना है तो पेट्रोल और डीजल पे सब्सिडी हटाकर उसे महंगा करने की जरूरत है। हाँ, ये थोड़ी सी जरूरत है, पर देखिए यहाँ पे सीधे एकदम हाँ या ना में आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि देखिए, अगर ग्रीन एनर्जी को अगर बढ़ावा देना है, तो ऑब्वियसली पेट्रोल और डीजल के ऊपर सब्सिडी घटा के उसको ज्यादा कॉस्टली बनाना है। क्योंकि देखिए, जब लोगों के पास पेट्रोल और डीजल, वो लोग देखेंगे कि एक आम कंज्यूमर कोई अगर देखेगा कि मतलब कि पेट्रोल और डीजल बहुत कॉस्टली हो रहा है, तो वो कोशिश करेगा कि मतलब उसको हटाकर ग्रीन एनर्जी की तरफ वो शिफ्ट हो सके। पर यहाँ पे तो ये देखिए बहुत ही सीधा सॉल्यूशन है, पर इसका कुछ प्रॉब्लम देखिए ये हो सकता है कि अगर ये पेट्रोल डीजल के ऊपर से सब्सिडी को पूरी तरह से एक झटके में हटाकर पूरी तरह से अगर ग्रीन एनर्जी की तरफ दे दिया जाए, तो सबसे बड़ी जो इशू आएगी वो है अनएम्प्लॉयमेंट की इशू। क्योंकि जो लोग ऑलरेडी ये पेट्रोल डीजल इस तरह की एनर्जी की फील्ड में काम कर रहे हैं, जो इंडिया में जो पीएसयूज है, तो और इसमें जो एनर्जी जनरेशन का प्रोसेस है, इस सारे चीजों में जो लोग काम कर रहे हैं, तो वो लोगों का जॉब का क्या होगा। जी। तो वहां पे एक अनएम्प्लॉयमेंट इशू क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए तो मैं ये मानता है कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर सब्सिडी घटाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पर वो एक झटके में नहीं, वो बहुत धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज करना होगा, ताकि अगर उन सारे सेक्टर्स में जो लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, ताकि उन लोगों को दूसरी सेक्टर में जॉब मिलने का मौका मिले। तो इसके लिए गवर्नमेंट को इस सब्सिडी के साथ साथ एक और चीज पे ध्यान देना होगा, ताकि जो लोग पहले से ही वो एनर्जी फॉसिल फ्यूल सेक्टर में जॉब कर रहे थे,
ताकि उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देकर उनको किसी और सेक्टर में नौकरी मिलने के लायक बनाया जाए, जिसके लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में गवर्नमेंट को बजट एलोकेट करना चाहिए। तो बजट में इस बार आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? हमारी वित्त मंत्री इस इश्यू को कैसे एड्रेस करेंगी? क्या ऐलान हो सकते हैं? हाँ, ये जैसे देखिए कि अभी अगर हम लोग इंडिया में देखेंगे जो महारत्न कंपनीज है, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, तो वहां पे देखिए जो सबसे बड़े जो फॉसिल फ्यूल के मार्केट में जो बड़े कंपनी लाइक ओएनजीसी हो गया, सीआईएल, तो ये सारे जो कंपनीज है, अगर देखेंगे ये लोग का जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है, इन लोग का इन्वेस्टमेंट मेनली है फॉसिल फ्यूल वाले प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ना कि रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट के ऊपर। क्योंकि हाँ, हालांकि ये बात सही है कि ये लोग धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, पर फिर भी आज के दिन में 2021 में अगर आप देखेंगे, ये सारे कंपनीज का फॉसिल फ्यूल वाले प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम 11 गुना ज्यादा है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट चलते हुए। तो यहाँ पे देखिए, और आज जो प्राइवेट कंपनीज है लाइक आपका जो अदानी ग्रीन हो गया या आपका रिलायंस हो गया, ये सारे ग्रीन एनर्जी के फील्ड में आ रहे हैं, जहां पे प्राइवेट सेक्टर इतने तेजी से इस चीज को पिकअप कर रहे हैं, पर जहां पे अपने जो ऑलरेडी जो इतने बड़े इतने पुराने जो पीएसयूज है वो इस चीज को ले नहीं पा रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये बजट में मैं एक आशा रखता हूँ कि आपके अपने वित्त मंत्री धीरे धीरे ये पीएसयूज को ये इंस्ट्रक्शन दे कि वो अपने जो इन्वेस्टमेंट है जो फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट से हटाकर धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी वाले प्रोजेक्ट्स के ऊपर ध्यान लगाए। क्योंकि देखिए इसमें आई मीन इस चीज के पीछे एक और रीजन है। जब भी कोई प्राइवेट कंपनी आती है, प्राइवेट कंपनी का मेन लक्ष्य होता है मुनाफा कमाना, पर अपना जो पब्लिक से एंटरप्राइज जो कंपनीज है, इनका मेन काम होता है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, तो जॉब क्रिएट करना। तो इसमें जहां पे प्राइवेट सेक्टर धीरे धीरे इस फील्ड में आ रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट इस बजट के थ्रू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को उतना अगर बूस्ट दे के आप धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आओ, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला इशू जो मैं आपको बोल रहा था थोड़ी देर पहले, वो अनएम्प्लॉयमेंट वाला इशू शायद हैंडल हो सकता है। तो ये मेरा मानना है कि निर्मला सीतारमण जी ये आने वाले बजट में पीएसयूज को इंस्ट्रक्शन दे कि वो धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट को अपने फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लेके जाए, और गवर्नमेंट से ये सारे पीएसयूज को एक सब्सिडी मिले जो जिसके चलते हुए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो लोग ऑलरेडी वहां पे काम कर रहे थे उनको वो काम में आए, ताकि वो नए सेक्टर में एम्प्लॉय हो सके। ये तो हो गया कंपनी के स्तर पे होने वाले उपाय। लेकिन मेरा मानना है कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल को के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सकता है क्या? हाँ, देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का मामला मतलब कि वो थोड़ा सा मतलब कि ये बहुत ही अजीब सा एक मसला है। ये देखिए 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 अगर हम लोग देखेंगे ये क्लाइमेट चेंज जहां से हम लोग डिस्कशन शुरू हुआ था, क्लाइमेट चेंज देखिए मेनली दो तीन तरह के इमिशन से आता है। एक आपका हो गया इमिशन जो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के टाइम जो इमिशन होता है, जहां पे आप पेट्रोल या तो कोयला, ये डिफरेंट तरह के मिनरल्स को आप जलाते हो, एक वहां से होता है। दूसरा आपका होता है कि ट्रांसपोर्ट इमिशन, जो गाड़ियां रास्ते में चलती है उसके चलते हुए जो इमिशन बढ़ती है। तो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल को अगर अच्छे खासा सब्सिडी देकर बढ़ाया, अब इसको अगर बढ़ावा दिया जा सके, तो ये ट्रांसपोर्ट इमिशन का देखिए जो प्रॉब्लम है वो ट्रांसपोर्ट इमिशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है धीरे धीरे। पर इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये आ सकती है कि दो चीज, कि एक ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो चार्जिंग स्टेशन है, वो चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक प्रॉपर्ली डेवलप हुआ नहीं है। तो गवर्नमेंट को एक चीज ध्यान में रखना होगा कि ये जो चार्जिंग स्टेशन है पहले उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से बिल्ड किया जाए, अदरवाइज गाड़ी तो बन जाएगी पर वो गाड़ी चार्ज करने के लिए सफिशिएंट स्टेशन नहीं होगा। वो एक चीज। और दूसरी चीज, आप एक तरफ पेट्रोल डीजल की जो कंजम्पशन है अभी अपने नॉर्मल व्हीकल्स में, उसको आप कम करके इलेक्ट्रिक व्हीकल को आप प्रमोट कर रहे हो, अच्छी बात है। पर वो व्हीकल को चार्ज करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है?
अगर वो नहीं है तो ग्रीन इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने में एक तो बोल के आपको तो फायदा को होगा, पर वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए फायदा होगा। अगर आप बहुत बड़ी पिक्चर लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये चार्जिंग स्टेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो उसमें ये देखना होगा कि क्या ये चार्जिंग स्टेशन कंप्लीटली ग्रीन एनर्जी से चल सकता है, लाइक आपका सोलर हो गया, विंड हो गई, इस तरह के डिफरेंट जो एनर्जी सोर्सेस है, क्या उससे चार्जिंग स्टेशन चार्ज हो सकता है। अगर ये हुआ तब जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल का सही मायने में जो फायदा होना चाहिए वो फायदा मिलेगा। तो इस तो बजट में क्या ये आप हम उम्मीद करें कि चार्जिंग स्टेशन के लिए कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं? ऑफ कोर्स होना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी पूरे दुनिया में जितने भी अगर हम जितनी बड़े देशों के हम लोग बात करें वो सब लोग धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रहे हैं। और इंडिया में देखिए अगर आप पूरे दुनिया के हम लोग बात करते हैं तो इंडिया हो गया या चाइना हो गया, ये कंट्रीज दुनिया के सबसे ज्यादा पॉल्यूटिंग कंट्री में से आते हैं। हाँ, तो अगर इस पॉल्यूशन के मामले को अगर हम लोग को सॉल्व करना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को तो बढ़ावा देना ही है, पर वो है कि आप उसको बढ़ावा ऐसे दो ताकि उसके चलते हुए जो समस्या ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज का है वो घटे, ताकि ना कि वो बढ़े। तो इसलिए मैं बस इस उम्मीद में हूं कि इस आने वाले बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चलते हुए जो बजट आएगा उसका एक सब्सटेंशियल अमाउंट आपके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन है वो बनाने के पीछे जाए, और उस सारे चार्जिंग स्टेशन पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा वो ग्रीन एनर्जी के थ्रू डेवलप हो। तो ये दो चीजें हैं। और और देखिए तीसरा एक टैक्स में छूट लेकर सर आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? ईवी खरीदने वाले ग्राहकों को अगर अभी ईवी खरीदने वाले ग्राहकों को जो वो इंटरेस्ट ये लोन लेकर अगर कोई ईवी खरीदता है तो उस पे जो लोन पे जो इंटरेस्ट अमाउंट है उस पे डिडक्शन की इजाजत अभी है। तो क्या इसको और अट्रैक्टिव बनाने की जरूरत है? ऑफ कोर्स, क्योंकि देखिए आम आदमी को देखिए अगर मुझको घर से ऑफिस जाना है तो मुझको चाहिए देखिए एक गाड़ी। हाँ, अब वो गाड़ी देखिए मेरे लिए वो उतना मायने नहीं रखता कि वो गाड़ी पेट्रोल से चलता हो इलेक्ट्रिक व्हीकल से चलता हो, एक साधारण आम आदमी के लिए। बट मैं अगर ये देखता हूँ कि अगर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल लेता हूँ तो उसके चलते हुए मुझको टैक्स में बेनिफिट मिल रहा है, या मैं जो कार लोन ले रहा हूँ वो कार लोन में मुझको इंटरेस्ट रेट में डिडक्शन मिल रहा है, तो उस तरह की चीजें अगर बेनिफिट अगर आम आदमी को दिया जाए तो सही मायने में कि ये जो डिमांड है इलेक्ट्रिक व्हीकल का वो बढ़ेगा। और देखिए तो जब ये डिमांड धीरे धीरे बढ़ेगा तब देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट को दो साइड से देखना होगा कि मतलब कि हाँ ऑफ कोर्स ये हो सकता है कि शायद यहाँ पे टैक्स बेनिफिट देने की वजह से, या जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्राइस के ऊपर सब्सिडी देने की वजह से गवर्नमेंट को अगर थोड़े टाइम के लिए अगर थोड़ा सा फिजिकल लॉस भी अगर हो जाए तो मैं मानता हूँ कि तो यहाँ पे बैंक का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। तो देखिए बैंक का काम क्या होता है, मेनली आप किसी आप कोई आप किसी भी फार्म को किसी इंडस्ट्री को आप लोन किस तरह से दे रहे हो, तो उस चीज वहां पे एक बहुत अच्छी चीज हो सकता है कि जैसे देखिए अगर मैं किसी को इंटरेस्ट रेट कम दे रहा हूं तो मुझको तो ऑब्वियसली किसी को मुझको इंटरेस्ट ज्यादा मुझको मांगना होगा। तो कोई बंदा अगर सोचिए कोई आम आदमी अगर जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक आई मीन जो पेट्रोल या डीजल वाले जो व्हीकल्स है उसके लिए लोन के लिए अप्लाई करता है तो उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा देखिए, तो वहां से जो इंटरेस्ट इनकम जो मिलेगा उस इंटरेस्ट इनकम को यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को सब्सिडाइज करने में काम आ सकता है। वो एक चीज। दूसरे जितने भी कंपनीज है वो कंपनीज देखिए डिफरेंट जो फॉसिल फ्यूल वाले प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए या उसके जो वर्किंग कैपिटल है उसको बढ़ाने के लिए बैंक से वो लोन लेते हैं। अगर उस लोन्स के ऊपर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में सिन टैक्स,
जो मतलब कि आप कुछ पाप कर रहे हैं, उस पाप को धोने के लिए आपको टैक्स देना पड़ रहा है। हाँ, तो ऐसे टैक्सेशन मैकेनिज्म अगर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब अगर गवर्नमेंट इस्तेमाल करने का स्टार्ट करता है, तो धीरे धीरे वो फॉसिल फ्यूल वाले जो व्हीकल्स है उसका डिमांड धीरे धीरे घटेगा। फॉसिल फ्यूल वाले जो प्रोजेक्ट्स है उसका भी अट्रैक्टिवनेस धीरे धीरे घटेगा, और इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्रीन एनर्जी की तरफ डिमांड बढ़ेगा। तो ये एक उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल ये बहुत अच्छी बातें बताई आपने, और बजट को लेकर उम्मीद भी जगाई, खासकर उन लोगों के लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का प्लान कर रहे हैं। उन्हें इस बजट में अच्छे शॉप्स मिल सकते हैं, जिससे उनके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना आसान हो जाएगा। आपको यस, बहुत-बहुत धन्यवाद, और हमारी यह सीरीज, बजट से पहले हमारी यह सीरीज जारी रहेगी, और फिर हम अगले एपिसोड में मिलेंगे नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते राकेश जी।